आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल धीरू ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग कक्षा 10 यूपी बोर्ड के अनसॉल्व को सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले वर्ष 2014 सेट संख्या 801 एच ए में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही हल करेंगे। यह वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो 20 नंबर के परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें 10 प्रश्न आपका हिंदी साहित्य से आता है 1 से लेके 10 तक, और प्रश्न संख्या 11 से लेके 20 तक आपका जो आपके सिलेबस में जो व्याकरण निर्धारित किया गया है उन निर्धारित पाठ्यक्रम से 10 नंबर के सवाल बनते हैं। और मैं आपसे यह बात बहुत जोर दे के कहूँगा कि अगर आप पूरा अगर वीडियो देखते हैं 2024, 23, 22, 20 तक के वीडियो को मैं पूरा बना के भेजूँगा आपको, जिसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के ही प्रश्न रहेंगे, तो बड़े आराम से परीक्षा में जब आपको पेपर मिलेगा तो पता चलेगा कि आपको पेपर से सब सारा क्वेश्चन पहले से ही पता है। एकदम आसान तरीके से मैं आपको हल करवा दूंगा। केवल आप वीडियो को प्रेम से सुनिए, सब धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए सीधे आज का यह पहला सेट संख्या 1 वर्ष 2024 801 एच ए पे हम लोग आते हैं। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 70 का रहेगा, क्योंकि 30 नंबर का आपका जो है प्रोजेक्ट वर्क में होता है, तो 70 नंबर का ये लिखित परीक्षा होता है। 70 नंबर में 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव आता है, जिस ऑब्जेक्टिव को अभी हम सॉल्व करवाएंगे, और 50 नंबर आपका लिखित परीक्षा का होता है। अभी आपको मैं नीचे बताऊंगा अभी ये बात। तो देखिए, नोट रहता है कि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, और एक निर्देश दिया रहता है पेपर में, उसको भी आप पढ़िएगा ध्यान से। पहला निर्देश दिया जाता है, क्योंकि निर्देश मैं केवल इस वीडियो में बताऊंगा, बाकी किसी वीडियो में मैं आपको निर्देश नहीं बताऊंगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। पेपर 2 खंडों में विभक्त होता है। जो खंड अ है यह आपको 20 नंबर का पूछा जाता है, और खंड ब जो है यह आपको जो है 50 नंबर का पूछा जाता है। इस तरह से आपका हुआ कितना 70 नंबर, और प्लस 30 आपका प्रोजेक्ट होता है, जो विद्यालय में जैसी आपकी उपस्थिति या जैसा आपका परफॉर्मेंस रहता है उस आधार पे ये 30 नंबर दिया जाता है। जैसा आपका फाइल होगा यह ले दे के आपका हो गया 100 नंबर का आपका पेपर बन गया। तो प्रश्न संख्या जो अ है वो आपका बहुविकल्पी है, जिसे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कहे जाते हैं, जिसको आपको OMR पे करना होता है। और एक नीचे निर्देश दिया गया है कि OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR को आप जो है न काटना भी नहीं है, इरेज भी नहीं करना होता है, और व्हाइटनर का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना होता है। जो प्रश्न है प्रश्न के आगे उसका नंबर लिखा हुआ है। खंड ब जो है 50 अंक का है। वर्णात्मक मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला। खंड ब के सभी प्रश्न उत्तर एक साथ ही करें। मैंने कह रहा है कि आपको एक बता दूं कि नंबर पाने के लिए नियम ये होता है कि प्रश्न संख्या 1 से लेके और अंतिम तक लगातार आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते रहें। बाकी मान लीजिए अगर कोई प्रश्न अगर फंस गया तो उसमें पेज मत छोड़िए और वहाँ समय न गंवाइए। आप तुरंत मान लीजिए क्वेश्चन संख्या 1 आया आप कर लिए, 2 आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, 3 करिए, लेकिन 2 को कायदे से अगले पेज पे साफ साफ करिए ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। नंबर पाने का सबसे आसान तरीका एक और है, कापियाँ जितनी साफ़ होती हैं, जितनी सुंदर लिखी जाती हैं, नंबर उतना अच्छा ही मिलता है। कुछ एग्जामिनर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कापियाँ अच्छी है तो एग्जामिनर 1 2 3 नंबर आप अपने पास से दे भी देता है, वो माने मानवता के तौर पे। अब ये जो खंड आपका अ है यह बहुविकल्पी है, जैसा कि मैंने बताया। इसमें से 20 नंबर का सवाल बनेगा। परीक्षा में आपसे देखिए 1 2 3 4 5 6 करके पूछा गया सवाल, यानी एक सवाल 1 नंबर का है, 20 सवाल पूछा जाएगा 20 नंबर का है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। मैं सीधे सीधे एकदम प्रश्न का सीधे उत्तर बता दूंगा, और जहां मुझे समझ में आएगा कि इस प्रश्न की व्याख्या करनी है तो मैं व्याख्या भी आपको करते चलूँगा। बहुत कायदे से मैं आपको समझा दूंगा। कह रहा है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है पूछ रहा है, तो बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, क्योंकि ये शुक्ल युग
के नहीं है, ये भारतेंदु युग के हैं और भारतेंदु युग जो है इन्हीं के नाम पर पड़ा है। अजय शंकर प्रसाद शुक्ल युग के हैं, प्रेमचंद्र शुक्ल युग के हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो हैं ये हैं, क्योंकि इन्हीं के नाम पर जो है शुक्ल युग जो है रखा गया है। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र। कह रहा है कि पूस की रात कहानी के लेखक हैं, तो आप जानते हैं कि पूस की रात कहानी के लेखक प्रेमचंद्र हैं। कह रहा है कि सिंदूर की होली ये नाटक विधा है, तो ये नाटक किसने लिखा है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने इस नाटक को लिखा है। कह रहा है रूस में 25 माह, माने रूस में 25 महीना, यह कह रहा है यात्रावृत्त। यह यात्रावृत्त के लेखक कौन हैं, तो ये हैं राहुल सांकृत्यायन। आपको एक बार और बता दूं कि राहुल सांकृत्यायन जो है इन्हें घुमक्कड़ी शास्त्र भी इन्होंने लिखा है, और ये देशाटन करते रहते थे और वहाँ से जो सीखते थे वो अपने साहित्य का सृजन किया इन्हें। तो इन्हें विशेष करके जो है घुमक्कड़ी के लिए इन्हें जाना जाता है, राहुल सांकृत्यायन को। कह रहे हैं कि माटी हो गई सोना, यह संस्मरण किसने लिखा है, तो ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का यह संस्मरण है। और जब कक्षा 12 में आप जाएंगे तो आपका दूसरा पार्ट जो है रॉबर्ट नरसिंह होम में पूरा पढ़ना है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के बारे में एक रिपोर्टाज जो एक रचना है वो रॉबर्ट नरसिंह होम में वो पढ़ाया जाता है, तो वहाँ आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आज के दिन का छठवां प्रश्न क्या है। छठवां प्रश्न कह रहा है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि देखिए रीतिकाल ही क्यों पूछ रहा है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में रीतिकाल ही निर्धारित रखा गया है, इसलिए रीतिकाल से सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा। तो कितना अच्छा प्रश्न पूछा है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल का नाम अलंकृत काल रखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका क्या नाम रखा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम जो है रीतिकाल रखा। फिर अगला प्रश्न भी देखिए, रीतिकाल से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। तो जानते हैं कि ये कवि प्रिया, देखिए सामने दिख रहा है, कवि प्रिया किसकी रचना है, तो कवि प्रिया जो है ये रचना जो है केशव दास की है, न कि देव की है। भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, ये सब जितना विलास है ये सब जो है देव की रचना है। लेकिन कवि प्रिया किसकी है, कवि प्रिया केशव दास की रचना है। अब देखिए कह रहा है कि भारतेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है, तो भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, इसमें राष्ट्रीयता की भावना तो पाई जाती थी, बिल्कुल सही है। सामाजिक चेतना का भी विकास हुआ, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भी किया गया, अंग्रेजी का विरोध भी किया गया किसमें, भारतेंदु काल में। तो इसमें कह रहा कि नहीं है, नहीं है के लिए क्या होगा, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। मैंने आपको बता दूं कि भारतेंदु युग में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग नहीं किया गया। खड़ी बोली का प्रयोग गद्य में किया गया, न कि काव्य में किया गया। काव्य में जो है यहाँ पे जो है ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया गया। खड़ी बोली का प्रयोग जो है द्विवेदी युग से किया गया। और आपको बता दूं ये क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य का मैंने खड़ी बोली का पहला महाकाव्य जो है आपका वो है प्रिय प्रवास, जिसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, अगला प्रश्न है आज का 9वां प्रश्न। कह रहा है कि वर्ष 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया। तो यह प्रश्न बहुत रोचक प्रश्न है, और आपको बता दूं कि इस तार सप्तक से एक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो तार सप्तक पे मैंने एक वीडियो बनाया है बहुत अच्छे तरीके से, उसको याद करने का भी उसमें मैंने बताया कैसे याद किया जाएगा ट्रिक के माध्यम से। बाकायदे तार सप्तक के सारे कवियों को मैंने बनाया है। फिर भी मैं तार सप्तक पे कुछ विशेष आपको चर्चा कर दे रहा हूँ। पहले तो जान लीजिए कि तार सप्तक के संपादक जो है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि तार सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं। अब देखिए चार सप्तक का संपादन हुआ है, चार सप्तक का संपादन हुआ है, जिसमें जो तार सप्तक है, तार सप्तक इसका जो संपादन हुआ वो 1943 में हुआ। अब आप 1943 में जब देखिए ट्रिक बता रहा हूँ, जब 8 जोड़ेंगे तो आएगा
9051। अब 9051 में 8 जोड़ दीजिए तो आएगा 90, एक मिनट, आएगा 9051 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो आएगा 59 आएगा। अब देखिए 9051 में फिर क्या करना है आपको, 9051 में आप यहाँ पे 20 जोड़ दीजिए तो 20 जोड़ेंगे तो आएगा 9079। ठीक, तो ये हो गया आपका, ये हो गया तार सप्तक, ये हो गया दूसरा सप्तक, ये हो गया आपका तीसरा सप्तक और ये हो गया आपका चौथा सप्तक। यानी 9043 में तार सप्तक, और देखिए इसको दूसरा सप्तक नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है, ये इसका पहला सप्तक नहीं कहा जाता है। 9041 को कहा जाता है दूसरा सप्तक, 9059 को कहा जाता है तीसरा सप्तक और 9079 को कहा जाता है चौथा सप्तक। ये 4 सप्तक हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और चारों सप्तक के जो संपादक हैं वो आपके सच्चिदानंद हीरानंद बात्सायन अगे हैं। ये मैंने बताया, आपको एक बार और बता दूं, 90, ध्यान दीजिए एक बार और बता दे रहा हूँ, 9043 में आप 8 जोड़िए, आएगा बाबू 9051। फिर आप यहाँ 8 जोड़िए, फिर आएगा आपका 9059। फिर आप यहाँ 20 जोड़िए तो आएगा 9079। ये हो गया तार सप्तक, ये हो गया दूसरा सप्तक, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें से आपको एक पूछता भी है, सर भी पूछता है और ये भी पूछ देगा कि चारों सप्तक के संपादक कौन है। इसके बाद से अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यह जो 10 प्रश्न हैं, अभी ऊपर के ये 10 प्रश्न जो है आपका, ये साहित्य से पूछा गया है, आपके पाठ्यक्रम से है, ये साहित्य से है। बाकी ये जो प्रश्न हैं आपके व्याकरण से पूछे जाएंगे। प्रसंख्या 11 से लेके प्रसंख्या 20 जो है आपको आपके जो पाठ्यक्रम में जो व्याकरण रखा गया है उस व्याकरण से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर जो अगला प्रश्न आइए देखते हैं व्याकरण का क्या है। व्याकरण कह रहा है कि हाथी जैसी देह है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो इसका सीधे सीधे हंसी आ रहा है तो ये हास्य रस में होगा। और आपको एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान लिख से सुन लीजिए। आपके पाठ्यक्रम में जो रस रखा गया है पढ़ने के लिए, जैसे शायद एक हास्य रस है और एक करुण रस है, कि शायद वीर रस है, तो जो पाठ्यक्रम में रखा गया है आपसे उसी पाठ्यक्रम में उसी रस से संबंधित ही प्रश्न बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। तो श्रृंगार रस आपको पढ़ना नहीं है तो पहले ही काट दीजिए, श्रृंगार रस से कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। यही सब ट्रिक होता है, ये सब पेपर सॉल्व करने से और क्लास करने से यही सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। आपको श्रृंगार रस के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक। और मेरे हिसाब से शायद आपको वीर रस भी नहीं पढ़ना है, आपको वीर रस 9 में पढ़ना है। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है कि करुण है कि हास्य है। तो हास्य में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि खरबूजे जैसी गाल और गंडे जैसी चाल, यही आपको समझ में आ जा रहा है, तो यानी हास्य रस है। और करुण रस में क्या रहता, थोड़ा सा करुणता लिए रहता, शोक लिए रहता, दुख रहता, उसमें कर्कशता रहती, तो थोड़ा सा उसमें एक ग्लानि टाइप का रहता, तो तुरंत पता चल जाता है किसमें करुण है किसमें हास्य है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो पाठ्यक्रम में आपको रस पढ़ना है वही रस परीक्षा में पूछा जाएगा, यह सत्य है। बाकी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बिना देखे श्रृंगार रस को काट दिया और वीर रस को काट दिया। मेरे सामने 2 ऑप्शन बचा, करुण है कि हास्य है। ये पढ़ने से पता चल जा रहा है कि हास्य है तो हास्य होगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि देखते हैं कि उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मैं बिना कुछ पूछे इस पे मारूंगा सीधे उत्प्रेक्षा अलंकार।
क्यों उत्प्रेक्षा अलंकार मानूंगा? क्योंकि यहाँ पे मानो शब्द आ गया है। इसका अर्थ मैं नहीं जानूंगा कि इसमें उपमा कौन है, उपमान कौन है, उपमेय कौन है, इसको जानने की जरूरत नहीं है, ये तो बात की बात है। सीधे जब जान गया कि सीधे कहता है उत्प्रेक्षा अलंकार की जब मैंने इसमें मनु जन मानो जानो मानो तानो अगर ऐसे शब्द आ गए तो सीधे सीधे क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये पहला ट्रिक हो गया पकड़ने का। दूसरा ट्रिक सबसे आसान मैंने बताया कि आपके पाठ्यक्रम में उत्प्रेक्षा अलंकार ही पढ़ना है तो उत्प्रेक्षा अलंकार से ही पूछेगा सवाल। ये भी ध्यान रख लीजिए, जो पाठ्यक्रम में है उसी से सवाल बनेगा। अगर पाठ्यक्रम में अगर उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं रहता तो नहीं देता। ठीक, एक तो क्लियर हो गया। चूँकि परीक्षा में आपके पाठ्यक्रम में रूपक अलंकार भी है तो रूपक अलंकार भेद रहित आरोप करता है, यहाँ भेद रहित आरोप होगा नहीं। यहाँ पे एक शब्द आ गया मानो, मानो से सीधे सीधे आप पकड़ लिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। ये सब कुछ ट्रिक होते हैं, आपको धीरे धीरे समय आने पर सब पता चल जाएगा। आप केवल वीडियो को सुनते रहिए। अभी तो आप एक सेट हल कर रहे हैं ना 2024 का। जब 2024 के जब सातों सेट को जब आप हल कर लेंगे ऐसे वीडियो के माध्यम से, फिर 23 का सातों सेट हल करेंगे, फिर 22 का हल करेंगे, फिर 21 का हल करेंगे, फिर 20 का हल करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि एक सेट में 20 पूछ रहा है तो 7 दूनी 14 यानी 140 प्रश्न यहाँ और 140 गुणे आप 4 कर दीजिए, कितना हो रहा है? जितना होगा उतना प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। कहीं आपको विद्या विकास की ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जो सुमति सीधी होई गगन नायक कबीरन बदन करऊँ अनुग्रह सोई अबुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब ये सीधे सीधे इसमें क्या होगा? इसमें होगा सोरठा अलंकार। आपको दोहा पढ़ना नहीं है, कुंडलियाँ पढ़ना नहीं है, तो दोहा कुंडलियाँ को पहले काट दिए। आप जानते हैं कि रोला में जो है रोला छंद आपको पढ़ना है और सोरठा पढ़ना है। तो रोला में क्या होता है कि 11वें पे यति होता है। ठीक, तो इसमें जब आप मात्रा गिनेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 11 मात्रा हो रही है और यहाँ इसमें 13 मात्रा हो रही है। फिर यहाँ भी 11 मात्रा हो रहा है और यहाँ भी 13 मात्रा हो रहा है। मतलब इसका देखिएगा कि इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा और दूसरे और चौथे में आपको 13 मात्रा हो रही है। जब 11-13 का जब सीरीज बनता है तो यह 11-13 का जब सीरीज बनेगा तो ये हो जाएगा सीधे सोरठा। और जब यही पलट जाएगा कि जब यहाँ पे जब यही सीरीज बनेगा कि जब 13 और 11 का बनता है तो ये हो जाएगा आपका दोहा। ठीक, और जब 11 और 13 का सीरीज बनता है तो ये हो जाता है सोरठा, यानी दोहा का उल्टा होता है सोरठा। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा सोरठा। कर निम्नलिखित में से अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें मैं सीधे मारूंगा अनुवर्ती। अब देखिए, उपसर्ग आपको पता है कि किसी शब्द के पहले लगते हैं, लेकिन जिस शब्द के पहले लगते हैं उस शब्द का एक सार्थक शब्द निकलना चाहिए। जैसे अनु माने करण दिया है, यहाँ पे शासन शब्द दिया है, इसका अर्थ होता है करण का अर्थ होता है, वाद का अर्थ होता है। लेकिन इसमें इसका जो सार्थक अर्थ जिसमें अनु जिसमें जोड़ा गया है तो इसमें क्या लिख रहा है? तीर्ण। तो इसमें तीर्ण का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकल पाएगा, इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अनुवर्ती में अनु शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि अनु शब्द जहाँ प्रयोग किया जाता है जिस शब्द के आगे, तो पीछे का शब्द का सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। ये आपके पाठ्यक्रम में है, इसीलिए उपसर्ग से प्रश्न पूछा गया है। कर नीलकंठ समस्त पद का समास होगा, तो आप जानते हैं कि बहुब्रीहि होगा। नील है कंठ, जिसका अर्थात भगवान शिव के लिए ये प्रयोग किया गया है। बहुब्रीहि में क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है, और जो बहुब्रीहि आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है इसीलिए बहुब्रीहि से सवाल बना है। अब इसके बाद से देख लेते हैं अगला क्या है। अगला है कि बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो आप जानते हैं कि जिसमें दो आता है, जैसे नीरद, अम्बुद, जलद, दो आया है, यानी दो माने बादल, और जिसमें जो आता है उसका मतलब होता है वो जल का पर्यायवाची है। तो जो जलज है ये, तो इसमें क्या होगा? ये जलज है
तो इसमें आ गया ये द माने हो गया बादल। तो यहाँ नीरद, अम्बुद, जलद ये सब बादल का पर्यायवाची हैं और जलद इसका पर्यायवाची नहीं है। अब कह रहा है कि युष्मद तुम शब्द जो है वो उसका सर्वनाम का तृतीया विभक्ति क्या होगा। तो इसको मैं एक आप वीडियो देखते रहिए, मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा। इसका ट्रिक रहता है, याद करने का तरीका है, मैं बता दूंगा कैसे इसको याद किया जाता है। किसी एक दिन मैं पूरा आपको रूप याद करने का तरीका बताऊंगा। इसमें होगा त्वया, इसमें या की मात्रा हमेशा तृतीया में या की मात्रा आती है, तो हो जाएगा आपका त्वया। अब कह रहा है आगे कि आंधी आई और, इसको बहुत अच्छा है, आंधी आई और हम घर भागने लगे। यहाँ देखिए और शब्द आया है, तो और शब्द किस में जुड़ता है, तो ये संयुक्त वाक्य है और संयुक्त वाक्य जो है और से जुड़ता है। आंधी आई और हम भाग चले, तो जो संयुक्त वाक्य होता है वह और से जुड़ता है। और भी इसके तरीका हैं, मैं समय आने पे धीरे धीरे आपको सब कुछ बता दूंगा कि कैसे संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य को पहचाना जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सब कुछ आपको क्लियर करवा दूंगा। फिर कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य में वाच्य है, तो मान लीजिए अगर मैं महात्मा बुद्ध को हटा दूं तो क्या बचेगा इसमें। विश्व को शांति का संदेश दिया, किसने दिया, तो कर्ता ने दिया ना। कर्ता कौन है, तो महात्मा बुद्ध है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, कृतवाच्य होगा। ठीक, यानी कर्ता ने ही विश्व को संदेश दिया ना, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा वाच्य है, तो कर्ता वाच्य, बहुत आसान है। फिर कह रहा है कि वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त जो है अचानक शब्द है, तो अचानक शब्द जानते हैं क्या है, वह चला गया। वह चला गया, जाना क्या हुआ, क्रिया हो गया, और गया तो कैसे गया, अचानक गया, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है कि अचानक चला गया, तो क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा यहाँ पे। गया लेकिन कैसे गया, अचानक गया, झटके में गया, तो यह क्रिया की विशेषता बता रही है, तो यहाँ पे होगा जो है क्रिया विशेषण होगा। इस तरीके से आज हमने आपको 20 प्रश्न वर्ष 2024 के सेट संख्या 1, वर्ष 2024 सेट संख्या 1, ये आप याद करिएगा। HA का मैंने आज सॉल्व करा दिया, और अभी आपने एक सेट हल किया है। जैसे जैसे आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सेट हल करेंगे, जैसे जब 7 सेट पूरा हल कर लेंगे, और वर्ष 2020 से लेकर और वर्ष 2024 का जब सभी सेट जब आप हल कर लेंगे, तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम ऐसे घूमती रहेंगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप प्रतिदिन, मैं वीडियो अपलोड करूँगा 7 साढ़े 7 बजे करीब में, और मुश्किल से आज का वीडियो तो बड़ा हुआ, कल से मैं इतने बातचीत भी नहीं करूँगा, 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो रहेगा, केवल आप सुन लेंगे बाबू ना, तो आपको परीक्षा में भटकने की ज़रूरत नहीं है। यह मेरा आपसे आग्रह है। यह 20 में 20 नंबर आपको मिल जाएगा, कहीं से एक भी नंबर इधर उधर नहीं होगा। बस केवल आप ध्यान से इसको सुन लीजिए। बस एक एक प्रश्नों का जहाँ मुझे समझ में आ रहा है, मैं व्याख्या भी करता चला जा रहा हूँ। कल आप इसको देखिएगा। कल मैं आपके लिए दूसरा सेट भी लेके आऊँगा, जिसका नाम है HB सेट। कल मैं आपको बताऊँगा। सेट संख्या 2 जो रहेगा उसका नाम है HB, और कल आप अंसाल लेके तैयार रहिएगा। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करने का प्रयास करिएगा। बाकी धन्यवाद आप सबको।